स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मिस की टीम फिर से जीत गई। 4 देशों को विजेता वर्ग में रखा गया। ग्रीस, इंग्लैंड, चीन और मिस्र। हारने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस शामिल थे। पहला राउंड चीन और जर्मनी के बीच मैच के साथ समाप्त हुआ। पहले राउंड में हुए कड़े मुकाबलों के बाद रैंकिंग में कई नए नाम आने की पूरी संभावना थी। इस बीच आदर्श ने आखिरकार जर्मन टीम की हार के बाद रीड का स्थान लेते हुए थर्ड रैंकिंग पर जगह बना ली। मैच के दौरान रीड की कमजोरियां उजागर हो गई थी। मैच के लिए ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करने के बाद दूसरे देशों को रीड की इनलैंड टैलेंट के सामने उतनी मुश्किल नहीं होगी। जहां तक आदर्श की विनाशकारी शक्ति का सवाल है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने डिफेंस इक्विपमेंट या कितने स्पिल है, वे अभी भी जमीन पर गिराए जाने वाले थे। टूर्नामेंट के बाहर छात्रों के बीच एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध होना दुर्लभ था, इसलिए जर्मन टीम के साथ मैच खेले बिना यह बताना काफी कठिन था कि किस टीम में कौन अधिक मजबूत है। विजेता ब्रैकेट के मैचों का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ था, यह केवल मैचों के दिन ही बताया जाएगा। प्रतिभागियों को आराम करने के लिए 2 दिन मिले। हालांकि आहन जैसे गंभीर चोटों से पीड़ित खिलाड़ियों के अगले मैच में भाग लेने की संभावना नहीं थी। पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अगर वह दूसरे मैच में भी भाग ले पाते तो टीम के जीतने की संभावना बेहतर होती, क्योंकि उनके और आदर्श के बीच तालमेल बेजोड़ था। एक के पास उत्तम बचाव था जबकि दूसरे के पास विनाशकारी शक्ति थी। जब ये दोनों मंच पर होते थे तो विरोधी टीम को इनसे निपटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आदर्श की ऊर्जा धीमी गति से ठीक हो रही थी। उसने अपनी फायर, लाइटनिंग और समनिंग एलिमेंटों से बेहद अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। आदर्श यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह सिर्फ 2 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, हालांकि उसके शैडो और स्पेस एलिमेंटों की ऊर्जा भरपूर थी। इसी तरह वेद भी थकान से अभिभूत था। वह अपनी टीम में सबसे लंबे समय तक मैच में रहा था, क्योंकि वह शुरू से ही मैच में था। वह टीम का मुख्य आधार था, उसके बिना टीम शुरू में ही ढह जाती। वेद की हालत आदर्श से भी ज्यादा खराब थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह अगले मैच में हिस्सा ले। अच्छी खबर यह थी कि नंदिनी अपनी चोटों से उभर गई थी। उसने इस अवसर का उपयोग खजाने की खोज से प्राप्त संसाधनों को बचाने के लिए किया। उसे आइस फंडामेंटल क्रिस्टल की जरूरत थी। खजाने की खोज में लूटा गया अपना हिस्सा बेचने से जो पैसे उसे मिले, वह आइस क्रिस्टल धनुष के दूसरे टुकड़े को भरने के लिए फंडामेंटल क्रिस्टल खरीदने के लिए पर्याप्त था। परिणाम स्वरूप उसकी कल्टीवेशन में भी सुधार हुआ। उन्हें आगामी मैचों के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। तीसरे दिन आखिरकार फाइनल का दूसरा राउंड शुरू हुआ। विजेता वर्ग में 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। उसके बाद हारने वाले वर्ग में 4 टीमें होंगी। मैचों के नतीजे टीमों के समूह को आगे तय करेंगे। पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद लोगों को चीनी टीम से काफी उम्मीदें थी। हालांकि दूसरे दौर में चीनी टीम भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें उस अंग्रेजी टीम का सामना करना था जो टूर्नामेंट की चैंपियन बनने की सबसे अधिक संभावना थी। इंग्लिश टीम बेहद मजबूत थी, विशेषकर ज़ोरो, जो प्रतिभागियों में फर्स्ट रैंक पर था। कई लोगों ने उनके बारे में यही टिप्पणी साझा कि उनकी ताकत अथाह थी। यहाँ तक कि एलिन, जो आदर्श और नंदिनी से काफी करीब थी, ने उल्लेख किया कि वो आदमी समझ से बाहर था, जैसे कि वह बाहरी अंतरिक्ष से आया हो। यहाँ तक कि उनकी टीम के साथी के रूप में एलिन द ग्रेट डचेस ने कभी भी ज़ोरो को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। सभी को पता था कि इंग्लिश टीम कितनी मजबूत थी। पहली रैंक पर रहने वाले ज़ोरो के अलावा अन्य सदस्यों ने रैंकिंग में दो पहले स्थान पर रहने वाले ज़ोरो के अलावा अन्य सदस्यों ने रैंकिंग में 2 अन्य स्थानों पर कब्जा कर लिया था। प्रतिभागी 7th रैंक पर था और कुछ अन्य रैंक भी इंग्लिश टीम के सदस्य थे। चीनी टीम ने खुद को काफी अजीब स्थिति में पाया। जर्मन टीम के खिलाफ एक कठिन मैच के बाद उनके कैप्टन वेद अगला मैच लड़ने में असमर्थ थे। आदर्श की लाइटनिंग और फायर एलिमेंट्स अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और आहन और रेणु दोनों अभी भी गंभीर चोटों से उभर रहे थे। मैच छोड़ दिया।
सलाहकार जितेश, क्या मैंने सही सुना? क्या हम वाकई मैच हार जाएंगे? सलाहकार जितेश ने सिर हिलाया। जैसे ही टीम का मुकाबला इंग्लिश टीम से हुआ, उसने फैसला कर लिया था। विजेता वर्ग के देशों में ग्रीस और इंग्लैंड दोनों ही महाशक्तियां थे। चीनी टीम के पास मूल रूप से उनमें से किसी के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। ऐसे में सलाहकार जितेश ने मैच गंवाने में संकोच नहीं किया। हालांकि अगर वे मिस्र की टीम के खिलाफ गए होते तो वे इसके बजाय बाहर हो गए होते। जाहिर है, किस्मत हमेशा उनके पक्ष में नहीं होगी। मिस्र के खिलाफ उनके पास 3 में से 1 मौका था और टीम के खिलाफ ड्रॉ होने के बाद 3 में से 2 मौके थे, जिससे वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। क्या लोगों को यह स्वीकार करना कठिन नहीं लगेगा कि हमने बिना प्रयास किए ही मैच छोड़ दिया? भैरव जी ने सीधे पूछा। अगर हम फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जबकि हमें पता है कि हम हारने वाले हैं और अंततः टूर्नामेंट के बाकी मैच हार जाते हैं, तो इसे बेवकूफ़ी कहा जाएगा। लोगों के लिए इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमने फाइनल में हार नहीं मानी, ना ही हमने टूर्नामेंट में उच्च रैंक हासिल करने की कोशिश छोड़ी। हमने केवल स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अपनी ताकत को बनाए रखने का फैसला किया है ताकि हम 3rd मैच जीत सके, मिस्टर जितेश ने दृढ़ता से कहा। सलाहकार, मैंने सोचा था कि आप एक जिद्दी व्यक्ति हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास मैच जीतने की कोई संभावना नहीं है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद मैच हारने के बजाय हमें अगले मैच के लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। आदर्श ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। सलाहकार जितेश ने अपना मन बना लिया था। हालांकि सलाहकारों ने जानबूझकर मैच छोड़ना उचित नहीं समझा, फिर भी उनके निर्णय पर कोई असहमति नहीं थी। दूसरे राउंड में पहला मुकाबला चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ। सलाहकार जितेश ने अंग्रेजी टीम की ताकत की जांच करने के लिए अनिकेत और सूर्या, 2 फुर्तीले मैजिशियनों को भेजा। बाकी सदस्य महज औपचारिकता के तौर पर मैच में शामिल हुए। जो लोग युद्ध के लिए फिट थे वे कुछ देर तक टिके रहे, जबकि अन्य जितनी जल्दी हो सके मैच से हट गए। मैच देखना अविश्वसनीय रूप से उबाऊ था, लेकिन लोगों को पता था कि चीनी टीम और जर्मन टीम के बीच मैच बहुत तीव्र था। इससे पहले कि उनके सदस्य ठीक हो पाते, चीनी टीम एक पावर हाउस के खिलाफ थी। यह बेवकूफ़ी होंगी अगर उन्होंने खुद को मैच लड़ने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। चीनी टीम ने मैच हारकर अपनी ताकत बरकरार रखी। उन्हें एक जीत के साथ ग्रुप में रखा गया। अंग्रेजी टीम फिर से जीत गई और 2 जीत के साथ ग्रुप में बनी रही। ग्रीस और मिस्र के बीच मैच विजेता ब्रैकेट का मुख्य आकर्षण बन गया। सभी को पूरी उम्मीद थी कि मिस्र की टीम ग्रीस से हार जाएगी। फिर भी उन्होंने किसी तरह ग्रीस की टीम के खिलाफ एक गंदी रणनीति बनाई और मैच को खींच लिया, जिससे उन्हें एक बार फिर से मंच पर ज़ॉम्बीज से भरने का मौका मिल गया। चीनी टीम को काला घोड़ा माना जाता था, लेकिन टूर्नामेंट में मिस्र की टीम का प्रदर्शन भी चौंकाने वाला था। उनकी बेहतरीन टीम वर्क और शानदार रणनीति ने ग्रीस जैसी ताकतवर टीम को मुश्किल में डाल दिया था। मिस्र की टीम के उदय से पूरी दुनिया हैरान थी। ज़ॉम्बीज रणनीति। मिस्र की राष्ट्रीय टीम ने अन्य एलिमेंटों का अभ्यास करने वाले मैजिशियनों को हराने के लिए अपने देश की ताकत का पूरी तरह से उपयोग किया। टीम के 70% हिस्से में ज़ॉम्बीज मैजिशियन शामिल थे। लोगों ने शुरू में सोचा कि मिस्र की टीम अपनी रणनीति के मामले में भाग्यशाली थी, क्योंकि कनाडा को मिस्र से हारना नहीं चाहिए था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ग्रीस भी दूसरे दौर में बुरी तरह विफल रहा। अंतिम परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला था। मिस्र की टीम ने अपनी अजेय रणनीति से ग्रीस को हराकर जीत हासिल की, जिसे अपराजय माना जाता था। मिस्र और इंग्लैंड दोनों ने अब तक 2-2 जीत हासिल की है। वे एक दूसरे का सामना करेंगे और जीतने वाली टीम के पास कुल 3 जीतें होंगी। वह टीम तुरंत चौथे दौर को छोड़ देगी और अंतिम दौर में दूसरी टीम को खोजेंगी, जो तय करेंगी कि टूर्नामेंट का चैंपियन कौन है। क्या मिस्र वास्तव में इतना मजबूत है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आदर्श ने नंदिनी से कहा। आदर्श और नंदिनी ने मिस्र की टीम से तब लड़ाई की थी जब वे ट्रेनिंग हॉल में थे। इसके सदस्यों में सईद, श्रीव और मेयोस विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे। यदि उन्हें मिस्र की टीम की ताकत का मूल्यांकन करना होता तो वे आसानी से उन्हें उन 16 देशों में रख देते जिन्हें टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब
न केवल उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और पहला मैच जीतने में भाग्यशाली रहे हैं, बल्कि उन्होंने अविश्वसनीय रूप से दूसरा मैच भी जीत लिया है। यदि वे अंततः अंग्रेजी टीम को भी हरा देते तो वे निश्चित रूप से टूर्नामेंट में पहले या दूसरे रैंक पर होते। हर कोई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरा मानना है कि वे शुरू से ही उत्कृष्ट छात्रों को लाने की योजना नहीं बना रहे थे। यह स्पष्ट है कि उनकी अनडेड रणनीति टीम की लड़ाई, विशेष रूप से फाइनल को लक्षित कर रही है, क्योंकि टीम के 8 सदस्य एक मैच में भाग लेने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यदि वे चाहे तो वे एक मैच में भाग लेने के लिए 8 अनडेड मैजिशियन की व्यवस्था कर सकते हैं, नंदिनी ने कहा। जब द्वंद्वों की बात आती थी तो मिस्र की टीम के सदस्य काफी औसत थे, लेकिन जब सदस्य एक साथ आए तो वे लड़ने के लिए सबसे कष्टप्रद टीम थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के लिए परिणाम को स्वीकार करना कितना मुश्किल था। मिस्र वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गया था। लोगों को अब नहीं लगता कि वे अपनी जीत के साथ भाग्यशाली थे। बाकी देशों ने अपनी अनडेड रणनीति सीखने में अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया था, ताकि अगर वे उनसे भिड़ गए थे तो वे आश्चर्यचकित ना हो। आखिरकार ग्रीस जैसी मजबूत टीम भी उनसे हार गई थी। भले ही ग्रीस की समग्र ताकत इंग्लैंड से कम नहीं थी, ग्रीस ने टूर्नामेंट के दूसरे पावर हाउस अमेरिका के खिलाफ भी जीत हासिल की थी। पार्थेन मंदिर के पवित्र पर्वत पर कुछ चट्टानें थी और उनमें से एक पूर्व में उगते सूरज की ओर थी। देवी के हॉल के सामने की चट्टान पर तेज हवाएं एक गुफा में बह रही थी, जिससे एक छोटी सी झोपड़ी उसके अंदर हवा में लटक रही थी। झूलती हुई झोपड़ी की पृष्ठभूमि में हल्का सा घुमाव वाला नीला आकाश था। चट्टान का चेहरा लगभग 20 मीटर दूर था। इसके नीचे 70 मीटर लंबा रास्ता था जो हरे भरे और घनी घास से ढका हुआ था। थोड़ी सी हिलती हुई झोपड़ी में नंगे पैर और दुबले पतले शरीर वाली एक महिला को देखा गया। उसका सुडौल शरीर नरम सोफे पर झुका हुआ था, क्योंकि उसने एक आरामदायक फिर भी शानदार सफेद पोशाक पहनी हुई थी। ग्लैमरस महिला झूलती हुई झोपड़ी में आराम से बैठी एक सुखद धुन गुनगुना रही थी। उसके बाईं ओर कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल थी और उसके दाईं ओर उसका फोन था। जब भी हवा चलती थी तो उसके बिखरे हुए गहरे भूरे बाल कभी कभी ऊपर उठ जाते थे। आशा रुइया ने दोपहर में यहाँ अपना समय बिताकर आनंद उठाया। फोन वाइब्रेट होने लगा। आशा रुइया ने उदासीनता से फोन की ओर देखा। महत्वहीन मामलों की खबरें शायद ही कभी उसके फोन तक पहुंचती थी। अगर यह उसकी शांतिपूर्ण दोपहर को भंग कर रही थी तो कोई महत्वपूर्ण बात होगी। टीम हार गई। आशा रुइया को बेहद आश्चर्य हुआ। वे बेवकूफ, क्या वे अमेरिका को हराने के बाद सचमुच मिस्र से हार गए? मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैंने सोचा था कि एंडी के मर जाने के बाद मैं कुछ दिन आराम कर सकूंगी। मैं हूं आशा रुइया, आज रात के लिए मेरा विमान तैयार करो, मैं वेनिस जा रही हूं। सबसे पहले मैं टीम की सदस्य हूं, भले ही मैंने ट्रेनिंग में भाग नहीं लिया। दूसरा, एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में क्या ग्रीस का प्रतिनिधित्व करना और कुछ गौरव वापस हासिल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा, अंतिम चुनाव जल्द ही होने वाला है और यदि कोई उम्मीदवार वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है जिसे पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या मैं और अधिक समर्थकों का दिल नहीं जीत पाऊंगी? फोन रखते ही आशा रुइया बड़ी उत्सुकता से मुस्कुराई। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक मिश्रित युद्ध। 2 दिन बाद फाइनल का तीसरा राउंड हुआ। सबसे प्रत्याशित मैच उन टीमों के बीच थे जिन्होंने अब तक एक जीत हासिल की है। दूसरे राउंड में यूएसए ने बिना किसी आश्चर्य के लूटर ब्रैकेट में मैच जीतने में कामयाबी हासिल की और एक जीत के साथ ग्रुप में शामिल हो गए। जर्मन टीम, जो अभी भी खराब स्थिति में थी, लूजर ब्रैकेट में फ्रांस से हार गई, जिससे फ्रांस भी एक जीत के साथ ग्रुप में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप समूह में एक जीत के साथ 4 टीमें थी। ग्रीस और चीन ने अपना पहला मैच जीता लेकिन अपना दूसरा हार गए, और अमेरिका और फ्रांस जो हारे हुए वर्ग में जीते। मज़ेदार बात यह थी कि तीसरे दौर में अमेरिका एक बार फिर ग्रीस से भिड़ गया। मैच सुबह हुआ और एक बार फिर अमेरिका ग्रीस से हार गया। अमेरिकी टीम पहले ही दौर में ग्रीस से हार गई थी
लेकिन इस बार वे और भी अधिक संघर्ष कर रहे थे क्योंकि एक मजबूत स्पेस मैजिशियन अचानक टीम में शामिल हो गया था। आदर्श उसे जानता था, यह पागल औरत थी आशा रुइया। आदर्श पूरे खेल के दौरान आशा रुइया को घूर रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह महिला कितनी मजबूत थी। उसकी वजह से अमेरिकी टीम के लिए ग्रीस को हराना और भी मुश्किल हो गया। वे बिना किसी आश्चर्य के फिर से हार गए। चीनी टीम तीसरे दौर में फ्रांस का सामना करने में काफ़ी भाग्यशाली रही। फ्रांस भी वास्तव में काफ़ी मजबूत था। उम्मीद थी कि चीनी टीम जीत हासिल करने के लिए कुछ कीमत चुकाएंगे, लेकिन जर्मनी के खिलाफ मैच में फ्रांसीसी टीम के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अच्छी तरह से आराम करने वाली चीनी टीम के खिलाफ मैच में फ्रांसीसी टीम जल्द ही ढह गई। फ्रांस टीम ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने अंततः फाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा आइस डोमेन पर अपना दबदबा कायम रखते हुए विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया। टीम जीत से बेहद खुश थी। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ मैच में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, जिसका मतलब है कि वे अगले मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। अगर वे अगला मैच जीतने में सक्षम होते तो इसका सीधा सा मतलब था कि टॉप 3 में रैंक पा लेना। फ्रांस के खिलाफ मैच में आदर्श को हल्की चोट लगी थी, इसलिए उन्हें हीलिंग वार्ड में आराम करने के लिए कहा गया। वे इंग्लैंड और मिस्र के बीच मैच में नहीं खेल पाए। दोनों टीमों के बीच ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा अंतर बताया गया। हीलिंग वार्ड स्टेडियम से ना तो अधिक नज़दीक था और ना ही अधिक दूर, लेकिन आदर्श आसानी से भीड़ के विस्फोटक शोर को सुन सकता था। किसी कारण से आदर्श को इसके बारे में बुरा लग रहा था। इंग्लैंड हार गया। क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं, इंग्लैंड मैच हार गया। वे मिस्र से हार गया। अरे बकवास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। क्या मिस्र किसी दुष्ट निषेध मैजिक का प्रयोग कर रहा है? वे अंतहीन ज़ॉम्बीज़ को बुलाने में सक्षम है और प्रत्येक ज़ॉम्बीज़ पहले से अधिक मजबूत थे। आपको पता नहीं है, इंग्लिश टीम का सबसे मजबूत लड़का, जब मैंने उसका मैजिक देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि वह टूर्नामेंट का सबसे मजबूत प्रतिभागी है। यहाँ तक कि अपने 3rd लेवल के एडवांस स्किल के साथ भी वह अभी भी ज़ॉम्बीज़ रणनीति को संभाल नहीं सका, आहन ने फोन पर कहा। आहन ठीक होते ही मैच देखने के लिए सीधे स्टेडियम चला गया, जबकि आदर्श हीलिंग वार्ड में रह गया। फ्रांसीसी टीम ने मैच के दौरान आदर्श पर अपने अटैकों को पूरी तरह से केंद्रित कर दिया था, जिससे नंदिनी को अपनी इच्छा अनुसार बर्फ जमा करने की अनुमति मिल गई। फ्रांसीसी टीम ने भोलेपन से सोचा कि वे आदर्श को बाहर करके मैच जीत सकते हैं, लेकिन नंदिनी का इस डोमेन उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। ऐसा लगता है कि मिस्र की टीम अजय है। क्या वे सचमुच अपनी अविजित रणनीति से टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं? आदर्श नतीजे से पूरी तरह हैरान रह गया। आदर्श ने ट्रेनिंग हॉल में मिस्र की टीम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें फटकार भी लगाई, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मिस्र की टीम ने 2 शक्तिशाली टीमों ग्रीस और इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट में इतनी शानदार वापसी की थी। हर कोई आसानी से बता सकता था कि मिस्र मैच जीतने के लिए अपनी गंदी रणनीति का दुरुपयोग कर रही थी, फिर भी टीमें इससे उबरने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। मिस्र की टीम अपरिचित थी क्योंकि अंग्रेजी टीम के टॉप खिलाड़ी भी हार गए थे। अगर चीनी टीम को काला घोड़ा माना जाता है तो मिस्र की टीम एक काले ड्रैगन होने लगी। उन्होंने विश्व कॉलेज टूर्नामेंट देखने वाले सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मिस्र की टीम ने अपनी रणनीति के तहत लगातार 3 मैच जीते, जिससे वह टॉप पर पहुंच गई और उसने टॉप 3 में अपना रैंक सुनिश्चित कर लिया। इस टूर्नामेंट में अमेरिका बुरी तरह हार गया। अब उसके पास टॉप 3 में आने का कोई मौका नहीं था। इस बिंदु से यह इंग्लैंड, चीन और ग्रीस पर निर्भर था कि वे अंतिम मुकाबले में मिस्र की टीम से कौन मुकाबला करेगा। अतीत में कुछ आश्चर्यजनक टीमें टूर्नामेंट जीत चुकी थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मिस्र इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा है। शायद मिस्र के लोगों को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पहले 3 राउंड के बाद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा के पास टॉप 3 में जगह बनाने का कोई मौका नहीं था। लोगों को वास्तव में नीचे की 4 में रैंक वाली टीमों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी नज़रें उन टीमों पर थी जो टॉप 4 रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। मिस्र अंतिम बॉस बन गया था। अब तक चीन
3 जीत हासिल करने वाली एकमात्र टीम। इसने पहले ही फाइनल मैच में जगह बना ली थी। मिस्र की टीम के सदस्य स्पष्ट रूप से अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ आखिरी मौके पर चीन, इंग्लैंड और ग्रीस को लड़ते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। चौथे राउंड में नियम बदल गए थे। चूंकि चीनी, इंग्लैंड और ग्रीस की जीत की संख्या समान थी, इसलिए चौथा दौर अब 2 टीमों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 3 टीमों के बीच की मिश्रित लड़ाई थी। मिश्रित लड़ाई अचानक टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण बन गई। टीमें आखिरी मैच का अंतिम टिकट जीतने या टॉप 3 में जगह पक्की करने की योजना बना रही थी, इसलिए वे निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रही थी। ये टूर्नामेंट का सबसे शानदार मैच होने वाला था। हालांकि कई लोग काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उन सभी संभावनाओं के बीच जिन पर उन्होंने विचार किया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्र टीम टॉप पर प्रतीक्षा कर रही होंगी, जबकि इंग्लैंड, ग्रीस और चीन मिश्रित लड़ाई में मौके के लिए लड़ रही थी। सभी ने सोचा कि इंग्लैंड या ग्रीस पहले फाइनल मैच में जगह पक्की करेंगे और दूसरे को मिश्रित लड़ाई में भाग लेना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि टीम अंत में फिर से भी जीतेगी, जिसका मतलब है कि ग्रीस और इंग्लैंड को फाइनल मैच में एक दूसरे का सामना करना था। वे कितने गलत थे। यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ये दांव इस बात का अनुमान लगाने के लिए लगाए गए थे कि फाइनल मैच में कौन जीतेगा। मज़ेदार बात यह थी कि लगभग किसी ने भी मौजूदा स्थिति की संभावना पर दांव नहीं लगाया था। जिन लोगों ने दांव में हिस्सा लिया था वे हार गए थे, फिर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं खोया। आयोजक ने उच्चतम बाधाओं को 1 से 1000 के अनुपात तक सीमित कर दिया था। कुछ लोग तो इतने ऊब चुके थे कि उन्होंने इस संभावना पर दांव लगा दिया, लेकिन इस पर लगाया गया कुल धन केवल कुछ लाख ही था। उच्चतम बाधाओं के साथ भी भुगतान अधिकतम कुछ 100 मिलियन ही होगा। पुल में मौजूद अरबों लोगों की तुलना में यह मूल रूप से कुछ भी नहीं था। एक बार जब पुल से कुछ 100 मिलियन निकाल लिए गए और पैसा वापस लोगों में वितरित कर दिया गया, तो अंत में प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा खोना होगा। इस बीच जो लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए दांव लगाते हैं, वे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। उच्चतम ऑड्स के बावजूद उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अंत में पूरी दुनिया का अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि टूर्नामेंट का अंत इस तरह होगा। अरे बकवास! इंग्लैंड और ग्रीस, आखिर हमें क्या करना चाहिए? इसके बजाय हमें इंग्लैंड टीम से अपने पूरे सामर्थ्य से लड़ना चाहिए था। देखिए हम अभी कहाँ हैं, 2 शक्तियों के साथ मिश्रित लड़ाई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस दिन क्या होगा। आहन ने ऊर्जावान रूप से कहा। वह अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे बस रोने की इच्छा हो रही थी। 2 शक्तिशाली टीमों के खिलाफ एक मिश्रित लड़ाई में जीतने की कोशिश करना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। यह उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था, क्योंकि इंग्लैंड और ग्रीस बराबरी पर है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे दोनों अंतिम दौर में आगे बढ़ने का मौका सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। वे एक दूसरे को दबाए रखेंगे, इसलिए यह हमारे लिए मौका हो सकता है, मेघना ने कहा। 3 टीमों के बीच मिश्रित लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, खासकर जब 2 ताकतवर खिलाड़ी शामिल हो। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि वे दोनों देश हमें उपद्रवी समझेंगे, इसलिए वे आपस में परिणाम तय करने से पहले हमें बाहर निकालेंगे। यह हमारे लिए बुरी खबर है। आदर्श, क्या आप उस एलिन के करीब नहीं हैं? आप एलिन से बात क्यों नहीं करते और उन्हें बताते कि हम पहले ग्रीस को बाहर निकालने के लिए उनके साथ काम करेंगे और हम आपस में तय करेंगे कि विजेता कौन है। मेरा मानना है कि इंग्लिश टीम इस समझौते को स्वीकार करने को तैयार होगी। वे यूनानी टीम के बजाय हमसे लड़ना पसंद करेंगी, जियांग ने आदर्श से कहा। मुझे यकीन है कि एलिन हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन मुझे संदेह है कि इंग्लिश टीम ऐसा करने को तैयार है, आदर्श ने कहा। वैसे क्या ग्रीस के उम्मीदवार ने स्टेडियम में आपका स्वागत नहीं किया? क्या वह आपको जानती है? क्योंकि वह राधा के करीब है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? हम एक साथ काम कर सकते हैं और पहले इंग्लैंड को बाहर कर सकते हैं, आहन ने कहा, जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया। हर देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई भी टीम इस तरह की बकवास पर यकीन करती है तो वह टीम सबसे पहले बाहर हो जाएगी। वे जो इस समय चुप थे दृढ़ता से कहते हैं।
मैच पर चर्चा करना बिल्कुल बेकार था क्योंकि समय आने पर कुछ भी हो सकता था। वे केवल उस दिन की स्थिति के अनुसार ही प्रतिक्रिया कर सकते थे। बैठक समाप्त होने के बाद आदर्श शुरू में नंदिनी के साथ एक रोमांटिक इतावली डिनर खाना चाहता था, लेकिन वह अपने कमरे में वापस चली गई और आदर्श को वेनिस में मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे हवा का आनंद लेने के लिए अकेला छोड़ दिया। आदर्श के पास अपना डिनर कहीं और व्यवस्थित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अभी भी मिस्र की टीम के बारे में सोच रहा था, जबकि वह काफ़ी शानदार पिज्ज़ा के साथ रेस्तरां में जा रहा था। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला काला घूंघट पहने हुए उसके सामने बैठी है। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। उसका स्वभाव समझ से परे था। वह यह नहीं बता सका कि वह आकर्षक थी या पवित्र। ऐसा संयोग। आदर्श ने अपना सिर उठाया और महिला के चेहरे से घूंघट नीचे खींच लिया। यहाँ बेहद अंधेरा है, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अपना सुंदर चेहरा छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा रुइया ने कहा, परसों हम एक साथ काम करेंगे और सबसे पहले इंग्लिश टीम को बाहर निकालेंगे। ज़रूर, आदर्श ने सिर हिलाया। आशा रुइया ने कहा, मैं गंभीर हूँ। आदर्श ने जवाब दिया, मैं भी सीरियस हूँ। तो फिर आपके साथ काम करके अच्छा लगा। वाक्य पूरा करने के बाद आशा रुइया खड़ी हो गई। कुछ नहीं खाऊंगी? आदर्श ने स्वादिष्ट पिज्ज़ा का एक टुकड़ा उठाया और विनम्रता से पूछा, इटली में पिज्ज़ा सबसे अच्छे थे। मैं परहेज पर हूँ। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।